जो स्टूडेंट्स एलएलबी की डिग्री लेकर आते हैं मुकम्मल तौर पे एकेडमिक तरीके के ऊपर, वो भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर उनको नहीं पढ़ाया गया होता। अब प्रैक्टिकल स्किल्स, ये जो वकालत का प्रोफेशन है एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, उसकी तो मुकम्मल तौर पे तैयारी होती ही नहीं है, ना तैयारी करवाई जाती है, ना पढ़ाया। कानूनी किताबें किस तरह पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, जज को किस तरीके से कन्विंस करते हैं, ज़ुबान की जो गिरा है वो तक नहीं खोली होती कि आके कोई आपकी प्रिपरेशन वगैरह नहीं होती इस प्रोफेशन के लिए। तो सिस्टम उस लेवल के ऊपर तो बेशुमार लीगल एजुकेशन का जो है बेशुमार लेवल के ऊपर फेल कर रहा है तमाम। अगर पंजाब बार कौंसिल को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए, बिल्कुल इसे वो इख्तियारात दे दिए जाएं जो दूसरे अदारों के पास हैं, कि अगर कोई लॉ कॉलेज, कोई लॉ इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी जो लॉ की डिग्री जारी कर रही है, अगर वो हमारे स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ लीगल एथिक्स नहीं पढ़ा रही, उनको एक अच्छा इंसान नहीं बना रही, तो बंद कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटी। और ये इख्तियार पंजाब बार को देना चाहिए कि भाई आपने ये स्टफ़ हमारे लिए जो तैयार किया है, हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं। अगर आपने कानून पढ़ा हुआ है, आपके सामने एक्चुअल प्रोपोजिशन आती है और आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उस तक नहीं पहुंचा सकते हैं कि आपने इसका सोल्यूशन क्या देना है, अगर ये स्किल आप नहीं सीख के आए हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डिग्री लेके आगे एक स्टीरियोटाइप जो है वो आपको सिलेबस मिला हुआ है, जिसके अंदर वही बात जिस रहमत भाई ने कहा आपने लिख के करना है। आपसे कुछ अर्सा पहले तो उर्दू की बुक्स थी, हम लोग जब थे लॉ कॉलेजेस में, उर्दू पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उनको बिल्कुल ही उसका जो मेयार है तय कर दिया गया कि आपने तवालत के ऊपर जो है उसके नंबर मिलेंगे जितना आपने लिख दिया। आपको तो इब्तिदा में सिखाना है वो काम जो कि आप अपने पहले 5 साल में आपकी वकालत में आपको आ सकता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट्स, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेल कैसे करवाते हैं वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। सो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, आप सारे के सारे जो खास तौर पे बेशुमार जो दोस्त यंगस्टर्स आ रहे हैं वो मिसगाइडेड और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फ़र्क हैं। वो बड़े चैम्बर में जाना चाहते हैं, वो इमीडिएटली पे होना चाहते हैं, जबकि आपको जाना चाहिए उस चैम्बर में जहाँ पे आप उसको गंदा फट्टे वाला वकील कंसिडर करें, लेकिन उसके पास 22 मुकदमे हैं सिविल कोर्ट के एक दिन में। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या, तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है, इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है, बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो, दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. खुशामदीद।
जॉय ऑफ जस्टिस का फोरम और हमारी मुलाकात आपसे रहती है। शुरका जो आज हमारे पास मौजूद हैं पैनल में, उनसे आपकी पहले मुलाकात कराता हूँ। मेरे दाएं हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं ज़बीउल्लाह नागरा साहब, एडवोकेट हैं आप। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और हालिया जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस थे उनमें जो आपने कामयाबी हासिल की, उस पर आपको दोबारा बहुत बहुत थैंक यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम साहब तशरीफ़ रखते हैं और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर बने हैं। आपको भी बहुत मुबारक हो और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ रखते हैं जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से, राना बलीगुर रहमान साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। मिस निदा असलम हमारे साथ हैं, साथ सलमान परवेज़ हैं और बारान खान शेरवानी हैं और सुल्तान साकिब बलूच हैं। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं वो अमूमी तौर पे हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर हमेशा काफ़ी लोगों की को ऐसा रहता है कि जैसे उसमें कमी है, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। मगर क्योंकि हम इस वक्त ख़ुसूसन बात करें कानून के हवाले से, तो जो निज़ाम तालीम कानून का है, कानून को पढ़ना और जो हमारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ के कानूनदान बन रहे हैं, क्या सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगा अहमद साहब कि आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है और कोई पंजाब बार काउंसिल के मेंबर होने के नाते आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं? जी सर, कमी नहीं, बेशुमार कमी है इसके अंदर। सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एट ऑल। जो स्टूडेंट्स LLB की डिग्री लेकर आते हैं मुकम्मल तौर पे एकेडमिक तरीके के ऊपर, वो भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर उनको नहीं पढ़ाया गया होता। अब प्रैक्टिकल स्किल्स, ये जो वकालत का प्रोफेशन है एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, उसकी तो मुकम्मल तौर पे तैयारी होती ही नहीं है। ना तैयारी करवाई जाती है, ना पढ़ाया। कानूनी किताबें किस तरह पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, जज को किस तरीके से कन्विंस करते हैं, ज़ुबान की जो गिरा है वो तक नहीं खोली होती कि आके कोई आपकी प्रिपरेशन वगैरह नहीं होती है इस प्रोफेशन के लिए। तो सिस्टम उस लेवल के ऊपर तो बेशुमार लीगल एजुकेशन का जो है बेशुमार लेवल के ऊपर फेल कर रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, कि प्रोफेशन के लिए तैयार करता ही नहीं। अगर काबिल स्टूडेंट है वो मैनेज कर जाता है, मगर जो बाकी दोस्त वगैरह है उनको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा प्रोफेशन के अंदर मसला पड़ता है। और इस असना के अंदर बार काउंसिल्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज एकेडमिक लाइफ से स्विच ओवर करना प्रोफेशनल साइड के ऊपर और एक मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल प्रोफेशन के अंदर किस तरीके से करते हैं, उस असातिज़ा का जो एक ज़माने में सिस्टम होता था वो ख़त्म हो गया हुआ। तो बार काउंसिल की इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम दुनिया में होता है, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो सिलेबस सेट किया हुआ है उसके ऊपर भी मेरी थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस हैं। दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, आपको प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करते। मगर उसके बाद जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं तब पंजाब बार काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन के ऊपर भी। और आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक, रिटायरमेंट तक या फौत होने तक, रिटायरमेंट कम होती है यहाँ पे, आपकी कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन और आपकी मदद करनी चाहिए और आपकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो कि बाहर होती है, यहाँ पर नहीं होती। ज़बीउल्लाह साहब, आपका इस पे क्या है कि लीगल एजुकेशन सिस्टम में बीइंग मेंबर ऑफ पंजाब बार काउंसिल आप क्या मौसर किरदार अदा करने के बारे में सोच रहे हैं? पहली मेरी गुजारिश तो ये होगी कि अगरचे हम इसी निज़ाम तालीम से गुजर के आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रेटिंग की जाए मार्क्स वाइज, तो मैं बड़ी भी दिल खोल के बात करूं 10 नंबर भी नहीं दूंगा। कितने में से नंबर दे रहे हैं? 100 में से 10 नंबर भी नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल अपने सिस्टम जो लीगल एजुकेशन का है, चलें दूसरा तो अभी बात ही नहीं हो रही, 10% भी मैं मुतमईन नहीं। हमारी जिम्मेदारी, ओनरशिप इस काम की ना अदारे ले रहे हैं जो एजुकेशन हमें दे रहे हैं, ना हमारे पेरेंट्स ले रहे हैं, ना हम खुद स्टूडेंट ले रहे हैं। और रही सही कसर जो है वो पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने निकाल दी। वो तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट दी पिछले 2-3 साल में, उस पर कुछ किसी हद तक बात हो रही है, लेकिन हमारी आज भी सोच वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दौर में है कि हमारी एजुकेशन बेहतर करने जा रहे हैं, ये कहीं हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगर पंजाब बार काउंसिल को
बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए, बिल्कुल इसे वो इख्तियारात दे दिए जाएं जो दूसरे अदारों के पास हैं कि अगर कोई लॉ कॉलेज, कोई लॉ इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी जो लॉ की डिग्री जारी कर रही है, अगर वो हमारे स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ लीगल एथिक्स नहीं पढ़ा रही, उनको एक अच्छा इंसान नहीं बना रही, तो बंद कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटी। और ये इख्तियार पंजाब बार को देना चाहिए कि भाई आपने ये स्टफ़ हमारे लिए जो तैयार किया है, हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं इसको, ये इख्तियार है। तो पंजाब बार काउंसिल जो है उसके ऊपर किसने उनकी आज़ादी सल्ब की हुई है, किसने उनको रोका हुआ है, किसकी वो डर और खौफ से अपना मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे? अगर आप इजाज़त दें, आपकी इजाज़त के साथ भाई से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। LLB ठीक है, स्टाफ वगैरह अच्छा नहीं आ रहा सारे का सारा, प्रोफेशन के अंदर तो हम दाखिल होने देते हैं जब हम थोक के लिहाज से लाइसेंसेस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले इशू वगैरह इसके अंदर प्रिंसिपली ये आ रहा था कि बेशुमार लॉ कॉलेजेस थे, पढ़ाई बगैर ठप्पे लगा के डिग्रियाँ वगैरह दे रहे थे और हज़ारों की तादाद के अंदर न्यू एंट्रेंस प्रोफेशन के अंदर आ रहे थे। मामला तो ये है, LLB की डिग्री हासिल कर लेना, ये तो मेरे भाई ने भी और हम सारों ने एग्री किया कि एजुकेशन सिस्टम फेल कर रहा है, मगर प्रोफेशन के अंदर ऑटोमेटिकली लाइसेंस क्यों दिया जाए? इट इज़ अ कम्पिटिटिव प्रोफेशन, इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ एक्सेलेंस का होना चाहिए। LLB अगर आपने कर लिया तो बासानी आपको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। दुनिया के अंदर ये मामला था, यहाँ पे तो ये सिलसिला है, कंसिडर ये किया जाता है LLB कर लिया, लाइसेंस हासिल करने का वो कोर्ट ने अब लॉ गैट का सिस्टम बीच में इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा बहुत सख्ती वगैरह आई है, मगर वहाँ पे भी आपने रिसेंटली एग्जामिन किया होगा, शोर ये मचा हुआ था कि जी 50% पास मार्क्स लगा के तो बड़ी ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, 40% के ऊपर कर देना चाहिए। जबकि अगर आप दुनिया के अंदर देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रेस्टीजियस फॉर एग्जांपल है न्यूयॉर्क बार, वहाँ पे पास परसेंटेज 32% है, वहाँ पे उनके जजेस भी फेल होते हैं। ये किसी का हक नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली LLB की डिग्री कर लें, बहुत अच्छी बात है, बट मेक दम कम्पीट। और जब आप इतनी तादाद के अंदर, एक इशू बेसिकली ये आ रहा है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि गाइड से पढ़ के बेशुमार दोस्त वगैरह ऐसे भी बीच में हमारे आ रहे हैं और हमारे पास आते हैं नौकरियों वगैरह के लिए और हम उनसे इंटरेक्ट वगैरह करते हैं। उन्होंने कानून की किताब ज़िंदगी में नहीं खोली होती, उन्होंने PhD ज़िंदगी में नहीं खोली होती, उनको आप जाके कहते हैं कि जी वो PhD, वो कहते हैं वो क्या होता है। और इस तरीके से ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे फेल कर रहा है। बट मेरे नज़दीक एक तो जो भी स्टफ़ आ रहा है, जब आपने उसको प्रोफेशन के अंदर आने दिया, पहले तो आप सख्ती करें, जब प्रोफेशन के अंदर आ गया, फिर बार काउंसिल की आपने लाइसेंस दिया, आपका काम है कि आप उसको प्रॉपर्ली ट्रेन करें, प्रॉपर्ली प्लेस करवाएं और उसको फिर कंटिन्यूअली मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर करवाते रहें। That is what needs to be done. तो अभी अगर LLB जो तालिब इल्म करके आते हैं और अगर जो वहाँ जो कॉलेजेस हैं उनका निज़ाम तालीम ठीक नहीं है, हालांकि जो उसको चला रहे होंगे और वहाँ पे जो दरस व तदरीस के साथ मुंसलिक होंगे वो साथी भी तो लॉयर्स ही होंगे, और फिर वहाँ पे अगर आप एक टेस्ट रख लेते हैं, कोई बॉडी रख लेते हैं जो एक दोबारा टेस्ट लेगी और फिर उनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे, तो असल में फॉल्ट करेक्ट कहाँ होनी चाहिए? दोनों जगह के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट मौजूद हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट की जभी भी कंफर्म करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन का भी टेस्ट है और उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिलना होगा उस स्टेज के ऊपर भी आपका टेस्ट है। दोनों जगह के ऊपर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। वंस अगेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्या करना चाहिए, वकालत करते कैसे हैं, वो मुकम्मल तौर पर नहीं सिखाया जाता। हमारे सिस्टम में मसला सिर्फ ये है और फंडामेंटली ये है कि ना लिखने के ऊपर जोर है, ना पढ़ाने के ऊपर जोर है, ना बहस करने के ऊपर, ना जहन खोला जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई अब हमने LLB की इस बंदे को डिग्री दे दी, एकेडमिक डिग्री, मजमून लिखे जाते हैं गिट्ठों के लिहाज से नाप के, मार्क्स ऊपर वो हेडिंग्स वगैरह रंग बिरंगी लगाएं, वो देखा जाता है। वकालत इस चीज़ के बारे में नहीं है। वकालत तो इस चीज़ के बारे में 1.5 मिनट के लिए वो साहब सामने बैठे हुए जज साहब, आपने यू हैव टू कम टू द पॉइंट एंड यू हैव टू कन्विंस हिम, ऐसी चीज़ें आपने लिख के देनी है। तो ये वाले तो आपके स्किल्स आपको तैयार किया ही नहीं जाता। तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जी आप अगले दिन जिस दिन आपको लाइसेंस बना तो आप अचानक लोगों के मुकदमे हैंडल करने शुरू कर देंगे, ये होगा।
और वो ट्रेनिंग वाला मामला, हाउस जॉब वाला, मेडिकल का आप जो जिक्र वगैरह का, हाउस जॉब, उस हाउस जॉब के लिए पे होता है, यहाँ पे तो पे भी नहीं किया जाता। यहाँ पे हम वकीलों के साथ, यंगस्टर्स के साथ ये करते हैं। और कोई जो उस्ताद पहले किसी ज़माने में आपको अपॉर्चुनिटी देते थे या आपको सिखाते थे, वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बार काउंसिल का फिर से रोल यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा है। जो गुफ्तगू होनी चाहिए, जो काम करने वाले हैं, वो एजुकेशन की, लीगल एजुकेशन की बेहतरी, और सबसे बढ़कर आपको बिहेव करना, एथिक्स का पता होना कि आपके लीगल एथिक्स क्या हैं, आपको किस तरह बिहेव करना है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि ज़बान की गिरा तक नहीं खोली होती, किताब को खोल के जज के सामने या अपने एसोसिएट्स के सामने या कोई रेफरेंस देने का मतलब यहाँ तक लोगों को नहीं आता। और कितनी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, लाइसेंस लिया, जेब में डाला। हाँ, अहमद क़यूम साहब की ये बात ठीक है कि मेरा तालीम लेने का हक तो फंडामेंटल हो सकता है, लेकिन अगर मैंने किसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस करनी है तो वो देयर मस्ट बी सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कदगन होने चाहिए उनको। मतलब ये नहीं कि लाइसेंस फोर्स एंड कमांडेड बाय द डिग्री। अब डिग्री हो सकती है, ठीक है, डिग्री आपकी आ गई, आपने ले ली डिग्री, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनाब अब मैंने डिग्री ले ली, अब मुझे इजाज़त भी दे कि मैं सर्जरी भी करूं, इजाज़त भी दे मैं वकालत भी करूं, इजाज़त भी दे मैं जो भी, मतलब वो कदगन होने चाहिए उसको। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर एक जहन हो पंजाब बार में ऊपर से लेकर नीचे तक, ये प्रॉब्लम्स 1, 2, 3 साल में इंशाअल्लाह अगर काम करने वाले लोग हों तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। नतारा हो रहा है, होगा। ठीक। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद पलट के आएंगे तो हमारे बाकी शुरका भी डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ रहिए। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे, हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है, हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है, एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है, इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए, हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे लीगल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आप लोगों की जो भी जहन में बात हो, प्लीज़ आवर ऑनरेबल गेस्ट है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा अहमद भाई ने जो बात की है। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो दुनिया में सिस्टम चल रहा है, जिस तरह आप अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो एक केस स्टडी बेस्ड मेथड को अडॉप्ट किया गया।
बहुत हद तक हमारी भी जो सिमिलैरिटी है प्रोफेशन की यही है कि अगर आपने कानून पढ़ा हुआ है, आपके सामने एक्चुअल प्रोपोजिशन आती है और आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उस तक नहीं पहुंचा सकते हैं कि आपने इसका सोल्यूशन क्या देना है, अगर ये स्किल आप नहीं सीख के आए हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डिग्री लेके आ गए, एक स्टीरियोटाइप जो है वो आपको सिलेबस मिला हुआ है जिसके अंदर वही बात जिस रहमत भाई ने कहा आपने लिख के करना है। आपसे कुछ अर्सा पहले तो उर्दू की बुक्स थी, हम लोग जब थे लॉ कॉलेजेस में, उर्दू पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उनको बिल्कुल ही उसका जो मेयार है तय कर दिया गया कि आपने तवालत के ऊपर जो है उसके नंबर मिलेंगे जितना आपने लिख दिया। तो उसके नतीजे में हुआ क्या कि जब आप पास आउट होके आते हैं तो आप बहुत अर्सा तक ये समझने से कासिर होते हैं कि अगर आपके पास कोई अपनी मुश्किल लेके आया तो आपने इसको उसका हल क्या बताना है। ये सीखने की स्किल बात जो जबी भाई ने की अभी कि डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास लोगों की मुश्किलों का हल करने का लाइसेंस है। अगर आप उससे मायूसी फैला रहे हैं, अगर आप वो काबिलियत नहीं है कि आप लोगों को वो डिलीवर कर सकें जो कि आपकी जॉब है, वो आपको पे कर रहे हैं, उसके बदले मुआशरे के अंदर आप एक प्रोफेशन का इमेज ख़राब कर रहे हैं सिर्फ अपनी नाअहलियत की वजह से। और नाअहलियत क्यों है? एक आपके अपने पार्ट पे तो जो है कि आपने सीखा नहीं, और दूसरा किसी ने उसको उस तरीके से सिखाने की कोशिश भी नहीं की। तो अगर ये बात सच है तो इतने काबिल वकील किस तरह है हमारे मुआशरे में? रिसेंटली आ रहे हैं, अगर ऐसी तो कोई बात नहीं, रिसेंटली तो बहुत कम आ रहे हैं जी। अगर कहाँ हैं SM जफ़र साहब, कहाँ हैं हमारी जनरेशन के सारे दोस्त। और देखिए एक्सेप्शनल के ऊपर के लेवल के ऊपर आपको जबी भाई भी बैठे हैं, ही वर्क्स एक्सेप्शनली हार्ड, हमने भी कोशिश की हुई है, आप भी सारे दोस्त मौजूद हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, आउटलायर्स आपको डेफिनेटली मिल भी जाएंगे और एक्सेप्शनल वकील शायद मिल भी जाए। फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रहा है कि जिस तरीके से आपने अडेप्ट करना है, और आपने जल्द, पहले तो ज़माने में होता था आप उस्ताद के साथ काफ़ी टाइम वगैरह लगा लेते थे, वो आपको सिखा भी देते थे। अब तो इंस्टेंट मामला है, यू नीड टू नो हाउ टू बेसिकली स्टार्ट। आप यहाँ पे तो ये भी गाइड नहीं किया जाता कि जी आप बेटा फ़लाँ चेंबर में आपने जाना है, पहले आप सिविल की प्रैक्टिस करें, ट्रायल सीखें, और आप क्रिमिनल को एक्सपीरियंस करें, आप ट्राइब्यूनल में जाएं, इस तरीके से। देयर इज़ नो गाइडेंस एट ऑल, जो कि बाहर अफ्रीका के घने जंगलों में भी नॉर्म है। किनिया चले जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, इंग्लैंड और ये सारे का सारा, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान ड्यूरिंग द जंग तबाही फिरी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेनिंग वगैरह, पढ़ाई लिखाई वगैरह हो रही है, उनको फिर भी गाइड किया करते थे कि अपने वकीलों को भाई इस तरीके से ये करना। मेरे भाई ने जैसे यहाँ पे कहा, वंस अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोफेशन, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लोगों की जो हैं सारी की सारी आपने सॉल्व करनी। हमारा एम्फेसिस, जैसे भाई कह रहे थे अभी भी, नाप के मज़ामीन लिखने का एजुकेशन के अंदर ओपन बुक्स एग्ज़ाम्स करें, प्रॉब्लम सेट करें, वो माइंडसेट है ही नहीं। यहाँ पे तो मज़ामीन लिखवाए जाते हैं। हमने तो मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी में वकालत में कभी मजमून नहीं लिखा, और अगर किसी पिटिशन में मजमून लिखा है तो जज ने उसके बाद कान खींचे, वो कहते हैं नुक्ते पे आओ, अभी बताओ। तो ये जो बेसिक स्किल्स हैं, बहस कैसे करते हैं, ये जो सारे के सारे हैं, ये आपको सिस्टम में करना पड़ेगा। Until you go ahead and do that, you will be a misfit in this particular system। वो बंदे का अगर अपना स्किल है, या हमारी तरह थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, वालिद का चेंबर है या कोई है वगैरह, तो आपको एक लेग अप मिल जाती है, काम इतने मिलते हैं तो आप लोगों के ऊपर ऑपरेशन करके सीख ही लेते हैं। मगर जिन दोस्तों का रोजी रोटी ही पहला मुकदमा या दूसरे मुकदमे से मुंसलिक है, उनको करना ही नहीं आपने जब सिखाया, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में सोचा ही नहीं जाता। अमेरिका प्रॉब्ली द मोस्ट यूज़फुल डिग्री जो मैंने ज़िंदगी में की है वो बार की है। वो इसलिए क्योंकि वो एकेडमिक डिग्री नहीं है, वो मैं LLM के भी फेवर में नहीं हूँ, मैं PhD के फेवर में भी नहीं हूँ, उसका हमारे वकालत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नॉलेज के बारे में नहीं, हम यहाँ पे नॉलेज तो हम किताब में से खोल के कर लेते हैं। बात तो ये है कि वो किताब में से आप सवाल का जवाब निकाल सकते हैं कि नहीं, जज के लिए जजमेंट पकड़ सकते हैं ऑन द पॉइंट कि नहीं, और आप उसको, और चले आप कानून में नले भी हों, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू कन्विंस समवन, दैट इज़ की। ये जो स्किल सेट्स वगैरह हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बाहर का, ये जो वकालत का प्रोफेशन है, ये इस लिहाज से यूनिक है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट्स नॉट लाइक दूसरों के अंदर जहाँ पे एकेडमिक आपने करना है या किताबें, यहाँ पे तो किताबें भी, और इवन अदरवाइज अगर आपने किताबें भी पढ़नी, किताबें भी नहीं पढ़ाई जाती, गाइड के ऊपर ही पास हो जाते हैं सारे के सारे दोस्त। पाकिस्तान में अब हमारा कानून इंग्लैंड से डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से कोई रहनुमा वकालत के नाम से जो है कोई बुक्स हों, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप 3 से ज़्यादा किताबें नहीं गिनवा सकते जो कि ओरिजिनल लिखी गई हों। इंडिया में हफ्ते में दर्जनों किताबें छपती हैं इस लेवल की ओरिजिनल वर्क के, जो कि आर आउटस्टैंडिंग।
मोर देन 3 वर्क्स आप कह ही नहीं, मुनीर की आप पकड़ लें, फजल करीम साहब की कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ लें, और कोई किताब लिखी ही नहीं गई। नाउ द प्रॉब्लम इज यू हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन इसके लिए, समथिंग आई वर्क ऑन पिछले 6 साल से। मैं बैठ के आपके लिए किताबें तो नहीं लिखने लगा, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज इस तरीके से करके बेस्ट पीपल इन द प्रोफेशन एक टॉपिक पे, सर्विस पे, उसको बुलवाएं, लोगों के सामने रखें, वीडियो कैमरा ऑन करें, वीडियो बनाएं, सर्विस लॉ कैसे करते हैं, लेबर लॉ कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करें, अपलोड कर दें, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले कि शुरू कहाँ से करना है। यहाँ पे तो आपको किताबें हेड नोट्स वगैरह की मिल जाती हैं, किताबों की तो ये सोल्यूशन है। अभी बैठ के आपके लिए कोई किताबें नहीं लिखने लगा, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, देयर हैज़ टू बी अ गाइड कॉल्ड वेलकम टू वकालत। पहले आपने 5 साल किस तरीके से आपने बतौर वकील सेटअप अपने आप को करना है। अच्छे चेम्बर्स वगैरह, आप जो अच्छे चेम्बर्स का बीच में कह रहे हो, अच्छे चेम्बर्स ही कई वकीलों के लिए मुसीबत का या नॉन ट्रेनिंग का बायस बनते हैं कि बड़े बड़े बर्गर चेम्बरों में जाके आप वकालत नहीं सीखते, फट्टे से आप नीचे जाएंगे। हमारा माइंडसेट थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया हुआ है। मेरे चेम्बर में आप आ गए या मेरे वालिद साहब के साथ, आप मलिक कयूम साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जाके सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए, तो आपने क्या गेन किया? सारी आपको सुप्रीम कोर्ट को रूल्स वगैरह सारे अगर आ भी गए, आपको तो इब्तिदा में सिखाना है वो काम जो कि आप अपने पहले 5 साल में आपकी वकालत में आपको आ सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट्स, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेल कैसे करवाते हैं वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। सो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, आप सारे के सारे जो खास तौर पे बेशुमार जो दोस्त यंगस्टर्स आ रहे हैं वो मिसगाइडेड और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फ़र्क हैं। वो बड़े चैम्बर में जाना चाहते हैं, वो इमीडिएटली पे होना चाहते हैं, जबकि आपको जाना चाहिए उस चैम्बर में जहाँ पे आप उसको गंदा फट्टे वाला वकील कंसिडर करें, लेकिन उसके पास 22 मुकदमे हैं सिविल कोर्ट के एक दिन में। मेरे पास आके आपने सिविल कोर्ट का एक मुकदमा हफ्ते में किया और आर्बिट्रेशन आपने कानून सीख लिया, तो आपने क्या सीखा? आपको तो अगले 10 साल तक नहीं वो मुकदमे मिलने। तो स्टफ लाइक दैट, ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसलिए कंसल्टेंसी की, कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है। गाइडेंस काउंसलर होना चाहिए लॉ कॉलेजेस के अंदर भी और बार काउंसिल के अंदर भी आपको रेगुलरली, बल्कि हर मेंबर को कंसल्टेंट आपका होना चाहिए। मैं तो करता हूँ दोस्तों को पर्सनल कैपेसिटी में, वो मेरे से पूछते हैं कि भाई मोहम्मद भाई ये करके, और हमारी ड्यूटी है कि हम आपका CV बनवाएं, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको हफ्ते में 1 दिन ऑफिस आवर्स आपके लिए रखें, कमरे में बैठे हों, आप आएँ, आपके जो इश्यूज़ हैं, हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए चेम्बर्स का कि आप फलां जगह पे जाओ, फलां जगह पे जाओ, आप इब्तिदा में 3 महीने सिविल में लगाओ, 3 महीने फौजदारी में लगाओ, आप सर्विस का अगर आपकी साइड के ऊपर आपको ये लेबर वगैरह का आपने सीखना है, इधर जाओ, ना कि आप सीधे आप बड़े चेम्बर्स की तलाश के अंदर आप सिफारिशें ढूंढते रहो और हम आपकी ज़िद के ऊपर आपको रख भी लें। वो हम आपके साथ जाती कर रहे होते हैं। जब आपको हम अपने पास अपने चेम्बर के अंदर रख लेते हैं, आप फ्रेश के ग्रेजुएट आ रहे होते हैं, मेरे चेम्बर में अगर आ जाओ, मैं आपको रख लूँ, तो आई बी डूइंग जाती टू यू, बिकॉज आपको उस नौयत का काम आप सीख नहीं रहे होगे जो आपको सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आगे अपने लॉ के प्रोफेशन में और आप जिस तरह से आप आए और जिस तरह बाकी लोग, हर किसी का एक अपना तरीक़ाकार होता है, तो आपको लगता है कि एक ही मिल से, एक ही तरीके से सारे जो हैं वो अच्छे लॉयर्स बनते हैं, या हर किसी का वो जो फट्टे की बात हो रही है या किसी और चैम्बर की बात हो रही है? मैं समझता हूँ कि 50% फेलियर है सिस्टम का, जिसमें पंजाब बार है, कॉलेजेस हैं, तलीमी अदारे हैं, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन। लेकिन 50% हम में अपना आप है जो हमें झूठी अना ये यहाँ तक ना पूछने वाली ले जाती है, ना कंसल्ट करने वाली ले जाती है। मैं क्यों पूछूं जनाब डॉक्टर साहब से, मैं क्यों पूछूं अहमद भाई से, बल्कि यहाँ तक है एक्सपीरियंस की बातें अहमद भाई भी मुझे सेकंड करेंगे कि कोई अगर रोस्टम पे खड़ा या डायस पे खड़ा कोई मतलब जज साहब की बात नहीं समझ रहा या जज साहब को सही नहीं बता रहा, पीछे से हम जाके उसे गाइड कर दे तो वो माइंड कर जाता है जैसे तो यार आपने क्या कर दिया, मैं आपसे बड़ा वकील हूँ, अब कौन होते हैं लिए जो आ गई है, आप कौन होते हैं, पीछे बैठे आप। ऐसे चंगे भले बंदे को, सीनियर आदमी को, इसीलिए वैक्यूम है। दूसरा वही प्रॉब्लम है जो अहमद भाई ने बताई कि हमारे 90% लोग चैम्बर्स को ज्वाइन नहीं करते, कोशिश करते हैं कि पर्सन को ज्वाइन करें। बड़े नाम 5-10 हैं जो सारे लोगों के ट्रिप्स पे हैं, और आपका भी कोई करीबी अजीज होगा तो आप भी कहेंगे अहमद कयूम के साथ पास भेज दिए, फलां के पास, जो रट्टे 10-20 नाम है जो फ्लोट कर रहे हैं। जब हम चैम्बर्स ज्वाइन कराएंगे कि भले ये अहमद भाई का चैम्बर है, ये राना साहब का चैम्बर है, किसी का भी चैम्बर है, फिर जाएं ग्रास रूट लेवल पे जाके सीखने की बात करें, पूछे, ज़बान की गिरा तोड़े।
हम तो इतने जूटिया ना वाले लोग हैं कि हम तो रास्ता नहीं पूछते कि यार जॉय ऑफ जस्टिस का कहाँ पे बैठते हैं ऊपर के। हम फील कर जाते हैं। ये जब तक हम पूछने वाली बात नहीं करेंगे, ये 50% हमारा फॉल्ट है। फिर जो काउंसलिंग करेंगे हमारे, हमें पता तो हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। डिग्री भी ले ली, प्रोफेशन में भी एंटर होने लगे हैं, भाई अल्टीमेट गोल क्या है आपका? आप अपनी पर्सनैलिटी में, आप अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखते हुए, आप अपनी इंटरेस्ट देखते हुए किस साइड पे आप वकालत में जाना चाहते हैं। ये कोई हादसाती प्रोफेशन तो नहीं कि मेरे साथ हादसा हुआ, मैंने लाइसेंस ले लिया, अब मैं देखूंगा मेरे साथ क्या कुछ करता है। ये डिलीवर करने का प्रोफेशन है। उस्ताद बहुत कम ऐसे हैं जो सिखाते हैं, और सीखने वाले भी, मैं तो ये कहूँगी कि सीखने वाले भी शायद बहुत कम हो गए हैं। मतलब देखने में ये आता है कि जैसे लॉ कॉलेजेस में हम लैट और गैट हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, 40% का तो एक इशू चल रहा है। एक इशू ये भी चल रहा है कि हमने 3 साल जब पास करके एग्ज़ाम दे दिए तो हमारा एक और टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। मैं इसी बात पे ये करना चाहूँगा। बात ये है कि सिस्टम मौजूद है, सिस्टम में चले किसी हद तक आप उसको 100% इम्प्लीमेंट कर दें तो फिर भी रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि लीकेजेस हैं कि आपको 20 केसेस की लिस्ट देनी होती है। अगर आप ये कंपलसरी कर देते हैं कि 20 केसेस में उसकी कार्रवाई अदालत में नज़र आनी चाहिए कि उसने केसेस अटेंड किए हैं, उसकी जो फैसला आ रहा है उसके अंदर कहीं चले, फैसला ना भी सही, कम से कम उसकी जो पेशी लिस्ट एक जो चल रही होती है, अदालत की एक जजमेंट शीट चल रही होती है, नज़र आए कि इस बंदे ने ये पार्टिसिपेट किया है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई 20 केसेस करके यंगस्टर आता है तो वो अगला 21वां केस खुद से हैंडल ना कर सके। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जो सेशन कोर्ट में बैठे हुए स्टेनो जो फाइल्स बना के सबमिट करने वाले होते हैं, वही केसेस उनके पास होते हैं। अगर आप उठा के देखें तो वही लिस्ट होती है जो हर एक के नाम के साथ लगी जा रही होती है। और जब मेरे पास कोई पीपल आता है ट्रेनिंग के लिए तो मैं भी ये चीज़ नहीं देखता, मैं भी उसको साइन करके उसको वेरीफाई कर देता हूँ और वो जाके अपनी फाइल सबमिट करके लाइसेंस ले लेता है। इवन के ये तो एंट्री लेवल, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की फाइल्स देखते हैं, जब हमें लाइसेंस लेने के लिए 10 साल की स्टैंडिंग के बाद हो जाता है, तो अब ये भी एक ट्रेंड आके हमारे बहुत सारे दोस्त के साथ खड़े हो गए, यार अपने केस में मेरी हाजिरी लगवा देना, मेरी जजमेंट भी पूरी हो जाएगी। वो 15 जजमेंट्स हम पूरी नहीं कर पा रहे होते। ये लीकेजेस हमें हर बंदे को अपनी जगह पे ये एहसास करना होगा कि अगर प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, इसमें से ये चीज़ें गलत रोकनी है, तो ये चीज़ें सही ट्रू सेंस में इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, कानून मौजूद है, उसको तोड़ने का रास्ता भी हम खुद निकालते हैं। सर आई बिलीव कि सीनियर्स की तो बाद में बात आती है। अगर हम वो 6 महीने इंटीमेशन के पंजाब बार काउंसिल खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ले कि ट्रेनिंग्स, ड्राफ्टिंग, इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा काम करें, लेक्चर्स अरेंज करें, उनके टेस्ट अरेंज करें, तो शायद बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएं। ब्रेक के बाद आपका सवाल और फिर एक लास्ट राउंड करेंगे हम, एक छोटी सी ब्रेक। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे, हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा। आर्ग्यूमेंट की स्टेज है, हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे। एविडेंस की स्टेज है, एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है, इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है। आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए, हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है।
अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. Welcome back. ज़बीउल्लाह नागरा साहब हैं, अहमद कयूम साहब हैं और आप लोग सवाल कर सकते हैं। मेरे जहन में तो ये आ रही थी बात कि MUNs जो है मॉडल यूनाइटेड नेशन पे लोग आपस में बात करते हैं, फिर उसके बाद कोई ड्राफ्टिंग और ये फिर उसमें जो प्लीडिंग द केस इन फ्रंट ऑफ द जज, ये सारी चीज़ें अगर यही हैं और उसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए आपकी, जो जितने भी आपके इस वक्त कानून का सिस्टम है, तो इन सब चीज़ों को लेके जब आप कोहेरेंटली इसको लेके चलेंगे तब बात बनेगी। मगर आपके सवाल क्या है? सर मेरे जो क्वेश्चन है वो रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड है कि हम सबसे पहले तो तयन नहीं कर पा रहे कि प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी लॉ कॉलेजेस के हवाले से कौन सी, HEC रेगुलेट करेगा, पाकिस्तान बार काउंसिल रेगुलेट करेगा या पंजाब बार काउंसिल रेगुलेट करेगा। और जब लॉयर्स बाहर आ जाते हैं, पढ़ के बाहर आ जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही लिखा गया है कि आपने जो 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी या आपने जो लाइसेंस लेने से पहले जो 6 महीने का पीरियड गुजारना है, तो बार काउंसिल, रेलिवेंट बार काउंसिल रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो इस तरह का कोई जो है ना इकदाम नज़र नहीं आते। सेकेंडली, जैसे आपने बताया कि आप जो हैं वो लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं, मैंने खुद उन लेक्चर से बहुत सीखा, बहुत जो है यूटिलाइज़ किया उन इंफॉर्मेशन को। लेकिन सर क्या पंजाब बार काउंसिल का ये रोल नहीं बनता कि वो तमाम जो सबऑर्डिनेट बार्स हैं या रेलिवेंट बार्स हैं अपने, उनको हदायत जारी करें इस हवाले से कि वो साल के अंदर इतने नंबर्स ऑफ लेक्चर्स ज़रूर अरेंज करवाएंगे जिससे सिर्फ यंग लॉयर्स नहीं, तमाम लॉयर्स को जो है वो इस्तेफादा हासिल हो। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि इसके अंदर टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। कैमरा भी मैंने चूँकि करवाए हैं, 6 साल से कर रहा हूँ, कैमरा भी आपने खुद ही रिकॉर्ड के ऊपर दबाना होता है, पानी की बोतल भी अपनी जेब से आपने मंगवा के खुद करनी होती है। यू हैव टू इंश्योर कि जिस बंदे को आपने बुलवाया हुआ है, लाहौर बार में लेक्चर्स करवाता तो 5 अगर बंदे बैठे हुए और मैंने किसी रिटायर्ड जज को बुलवाया हुआ तो मेरे लिए भी एम्बैरेसिंग है, फिर सारी खुद चीज़ें बैठ के करनी पड़ती। यूट्यूब के ऊपर तो हर बंदा आ जाता है और बेशुमार फॉलोइंग है, हज़ारों की तादाद के अंदर बड़ी तारीफ़ें करते हैं सारी की सारी, बट उस साइड से भी थोड़ा सा है। अगर कोई मुझे मेरी नेक नामी वगैरह हुई है या अगर कोई पॉजिटिव चीज़ वगैरह मेरे बारे में कोई दोस्त कहते हैं, वो प्रॉबली इन्हीं वजह से, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई हैव ट्राइड। बार, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, बार एसोसिएशन के लिए ये होना चाहिए। मेरे जहन के अंदर तो ये है कि वो रूल्स के अंदर, रेगुलेशन में होना चाहिए कि साल के अंदर दिखाएं आप हर बार एसोसिएशन के उन्होंने 5 लेक्चर्स करवाएं, अदरवाइज आपकी रिकग्निशन सस्पेंड हो जाएगी या आपको कोई अगर फंड्स वगैरह मिलने हैं वो रुक जाएंगे, या कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। आप ये करें, इंट्रोड्यूस करवाएं, आई एम श्योर दर्जनों इसमें चीज़ें वगैरह की जा सकती हैं। सर आपने लॉ फर्म्स के हवाले से बात की थी, लॉ फर्म्स के हवाले से ये कि मतलब कि हम रिकमेंड कर सकते हैं किसी को, लेकिन इंडोर्स नहीं कर सकते किसी को, फोर्स नहीं कर सकते कि ज्वाइन करें। हर शोबा तालीम के अंदर जॉब फेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो साथ ही जॉब फेयर्स लगते हैं और वो हायरिंग करके चले जाते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, जॉब्स ऑफर होती हैं। लॉ के फील्ड के अंदर इस तरह का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ नहीं नज़र आता। सेकेंडली, रूल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स मौजूद हैं कि जितनी लॉ फर्म्स हैं वो रजिस्टर होंगी रेलिवेंट बार काउंसिल के साथ। इस तरह क्या पंजाब बार काउंसिल में अभी आप लोग आए हैं तो क्या लॉ फर्म्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और क्या लॉ फर्म्स को रेगुलेट कर रही है पंजाब बार काउंसिल? हम तो सिर्फ इंडिविजुअलिटी में जा रहे हैं कि इंडिविजुअल लॉयर्स को जो है रेगुलेट करती है बार काउंसिल, क्या लॉ फर्म्स को भी रेगुलेट कर रही हैं? और अगर रेगुलेट करेंगी तो क्या ये जो रिकमेंड करने वाला प्रोसीजर है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? बेसिक लॉयर्स हैं क्या, वकालत है क्या? एक बाहर बंदा बैठा है जिसके पास 200 कागज़ है और 200 मिनट की गुफ्तगू है, उन दोनों चीज़ों को हमने समअप करके बतौर जज आप बैठे तो आपको एक कागज़ और 1 मिनट की गुफ्तगू के तौर पर उसका सारा सालों का, महीनों का मुद्दा हमें बयान करना है अच्छे तरीके से, कंपोज और ऑनरेबल तरीके से। ये करने के लिए भी हमें कभी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी हमारी दूसरी प्रॉब्लम्स है,
जहाँ तक आपका प्रॉब्लम है, जो आपने डिस्कस किया प्रॉब्लम, हम तो चाहते हैं कि बजाय दूसरे अदारों के सामने ये रजिस्टर्ड हों लॉ फर्म्स, वो होती रहे। पंजाब बार काउंसिल के सामने चैम्बर्स को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। पंजाब बार काउंसिल के रजिस्टर में ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि कौन से चैम्बर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्म्स रजिस्टर्ड होने चाहिए पंजाब बार काउंसिल के, और इसी तरह लॉ कॉलेजेस हैं वो भी अंडर कमांड एंड कंट्रोल बार काउंसिल्स होने चाहिए। बार काउंसिल्स ना उनको उस तरह पावर इस्तेमाल करें, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि यार ये मेरे तलीम बेहतर करें, ये सिस्टम बेहतर करें, ये सिस्टम बेहतर करें, ये रिक्वायरमेंट आपकी फ्रेम की हुई है। HEC ने क्या करना है? HEC प्रैक्टिस करता है आके यहाँ पे। HEC ने जज बनना है। यूनिवर्सिटीज के VC ने क्या करना है? बना तो वो ला, तो फिर क्यों ना जो इनको हमने कोई चीज़ मंगवानी हो तो हम ऑर्डर करते हैं उनसे, भाई ये इस स्पेसिमन की चीज़, ये फलां हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमें दे। तो क्यों हम बार काउंसिल्स क्यों नहीं लॉ कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को कह सकती कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये दे। लिहाजा गुफ्तगू लंबी हो गई। दुरुस्त कहा आपने कि लॉ फर्म्स, चैम्बर्स और जो भी लोग वकालत कर रहे हैं उनको पंजाब बार काउंसिल में, पाकिस्तान बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साद आपका सवाल फिर रह जाएगा। जी सर, मेरे इस तरह आपने शुरू में बात की कि जब एक फॉरेन डिग्री का आपने बताया कि LLB एक्सटर्नल हो रहा है, LLB इंटरनल हो रहा है। LLB एक्सटर्नल वालों को इशू आ रहा है, वो बाहर आते हैं जैसे ग्रेजुएट होके तो उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, और जो LLB इंटरनल वाले अगर आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर सबको नहीं कुछ इशू उन्हें भी आ जाता है। ये तो हो गया। फिर आपने एक और बात भी की कि लॉ गैट के हवाले से कि लाइसेंस लोग निकलते आ रहे हैं, ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो लॉ गैट एक होना चाहिए। जिस तरह मिस ने कहा कि जी वो तो बहुत आसान टेस्ट, इंटरनल वालों के लिए बहुत आसान है। एक्सटर्नल वाले जो पढ़ के ही नहीं आए उनको तो बिल्कुल नहीं आइडिया कि उन्हें 50 नंबर भी किस तरह लेने, वो रट्टा मारेंगे और वो क्लियर कर लेंगे। आएगा उन्हें फिर भी नहीं, तो वो चेक तो वहाँ भी क्रिएट ना हुआ उनको लाइसेंस देने के लिए कि आया वो उसके स्टैंडर्ड पे फॉल करते हैं कि नहीं। फिर एक और चीज़ है कि इंटरनल डिग्री, एक्सटर्नल डिग्री वालों के लिए 2 टेस्ट हैं, एक सी लॉ है और एक लॉ गैट, कि वो पहले सी लॉ क्लियर करेंगे जो कि इक्विवेलेंस टेस्ट है, फिर वो लॉ गैट देंगे। अच्छा, दोनों टेस्ट का सिलेबस सेम है। जो 5 उन्होंने अपने लॉ गैट में सवाल उन्होंने 5 टॉपिक्स रख के पूछे गए हैं, वही 5 सी लॉ में पूछे जा रहे हैं। वहाँ पे फिर कोई चेक नहीं है। तो कानून तो एक ही है यार, बेसिक कानून तो सिलेबस तो दोनों जगह पे कॉमन ही होगा। लेकिन वो 2 सवाल जो मतलब 2 टेस्ट लेने का क्या तो वो अभी तक वो नहीं पता चला कि पंजाब बार वो 2 टेस्ट क्यों ले लिया, HEC से करवा लिया कि एक आप सी लॉ का टेस्ट भी दें और एक आप लॉ गैट भी दें और दोनों टेस्ट सेम है। उसको ज़्यादा जो सी लॉ वाला होना चाहिए उसको और ज़्यादा थरो होना चाहिए एक्सटर्नल के लिए, ताकि आपका चेक किया जाए कि आप क्राइटेरिया के ऊपर और आपको तमाम पाक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जैसे आपको बाकी सारी के सारे कवानीन के बारे में पता है कि नहीं। और एक जनरल वाला टेस्ट भी जो आप बाकियों के साथ है उनको बल्कि इंटरचेंजेबल ही होना चाहिए अगर आपका थरो हो। MCQs हैं बहुत इजी से, उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया और उसकी थोड़ी सी चैलेंजिंग उसको रखा जाए। आई एग्री विद यू, उसको बहुत ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है जी। बट 2-3 चीज़ें और भी अप्रिशिएट इसके अंदर कीजिए कि सारे के सारे हम लाहौर के वकील बनाने के लिए यहाँ पे हम नहीं बैठे हुए। यहाँ पे हमने इसको कहते हैं बैरिस्टर्स और ये वो सारे करने के लिए वकील ने मुफस्सल में भी काम करना है, वहाँ के भी वकीलों को हमने लाइसेंस करना है जी। अब आपकी रिक्वायरमेंट से जब मैं ये बात करता हूँ जी बड़ा सख्त होना चाहिए ये चीज़ें वगैरह, नॉलेज बेस्ड वगैरह उसके लिए होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि भक्कर में भी वकील की ज़रूरत है। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स तो हम बड़ी खुशी से इसको कह देते हैं जी प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स नहीं, ये आम बंदे के साथ ये डील करने के लिए होता है और हर बंदे का मुकम्मल हक है कि अगर आप एक रिक्वायरमेंट पूरी मुकम्मल तौर के ऊपर कर लें तो होगा। सो इट्स अ डबल एज सॉर्ड। ये जो मैं आपको मुश्किल करने वाली बात कर रहा हूँ, नॉलेज बेस्ड ये थरो होना चाहिए जी। हर अंदाज से आपको चेक वगैरह करना चाहिए और उस दैट इज़ प्रोबेबली व्हाट इज़ मोर अप्रोप्रिएट इसके अंदर। और नए एंट्रेंट्स और लाइसेंसेस वगैरह, बिकॉज एक तरफ तो मुझे अपने भी मेरे जहन में एक तरफ मैं कहता हूँ 200 बंदों के लिए कैप लगा दिया जाए, मगर व्हाट अबाउट द पर्सन हु हैज टू बी अ लॉयर इन भक्कर, या जिसने वहाँ पे जाके करना है वो किस तरीके से करें कि आप लोकल लेवल्स के ऊपर आप वहाँ पे अप्रोप्रिएट करने के लिए आप जोन्स बना लें, वो किस तरीके से ये करना है। दिस इज इट्स नॉट एन ईजी आंसर, बट बात यह है कि इस स्टफ से तो बेहतर आपने करना ही करना है और आपने कम से कम ये तो आपने जज करना ही है कि बंदे के अंदर स्किल सेट्स हैं अच्छे वकील बनने के कि नहीं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ इट हैज़ टू बी अबाउट स्किल सेट, नॉलेज वगैरह रट्टा वगैरह बेसिक चीज़ें थोड़ी सी होनी चाहिए कि CPC, CRPC, PPC ये जो बेसिकली है, और वो ख़ास तौर पे आपके एक्सटर्नल प्रोग्राम्स के
जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेल करना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने नहीं पढ़ना। बिल्कुल। अहमद कयूम साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं और पंजाब बार काउंसिल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने लॉ भी सारी उम्र प्रैक्टिस की है और आप सारे इसके शोबों को जानते हैं, तो ओवरव्यू ले करके कि कौन सा किस शोबे में जाना चाहता है, कोई कहाँ प्रैक्टिस करना चाहता है, दूसरे जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे जो लॉयर्स हैं उनके लिए एक अलग चैनल बना दिया जाए जो तो इस तरह की अगर सेग्रीगेशन कर दी जाए और चैनलाइज कर दिया जाए तो आपके पास अच्छे लॉयर्स भी बन सकते हैं। चैनलाइज का आई डोंट नो किस हद तक ये प्रैक्टिकल है, दिस इज समथिंग आई हैव थॉट अबाउट। देखिए, बंदा तो वहाँ पे जाके वकालत करता है या वकालत जहाँ पे उसको काम मिलता है। चंद दोस्त आते हैं लाहौर से, भक्कर से इधर लाहौर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम सीख के। फराद अली शाह का अपना अदील शीना, वो ही वेंट बैक टू भक्कर। आई वाज थिंकिंग कि यार यहाँ पे अच्छा खासा चेंबर चल रहा था, मेंबर बार काउंसिल को उधर छोड़ के क्या वहाँ पे इज डूइंग वेरी वेल। की थिंग इज आपको काम कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, कहाँ पे आपके जानने वाले हैं। आप लाहौर में रह लें सारी उम्र, आप यहाँ पे काम कर लें, आपको कोई जानता ही नहीं, आप मुफस्सिल से आए हैं, ये भी क्वेश्चन होता है इसके अंदर, कहाँ जाना है। तो आई डोंट नो किस हद तक ये प्रैक्टिकल वगैरह होगा। ऑल आई एम सेइंग इज राइट नाउ पहली प्रायोरिटी दाखला भी बेशक आप बाद में चेक वगैरह करते रहें, सबसे पहले आपने लोगों को मटेरियल्स अवेलेबल करने हैं कि अच्छे वकील कैसे बनते हैं। ये भी ज्यादती होगी कि मैं बड़ा टेस्ट सख्त कर दूं और लॉ कॉलेजेस उनको तैयारी ना करवा सकें। सर आई बिलीव अभी 40% मुकम्मल तौर पर वो कहते थे हाथ काटना एक उस जमाने में जब कहत का वक्त होता है वगैरह कम कर देते हैं। फर्स्ट यू हैव टू कैपेसिटी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, या कम से कम आप मटेरियल्स करें। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है टू शो टू पीपल कि वकालत करते कैसे हैं, उसका मटेरियल्स अवेलेबल करें, कॉलेजेस के अंदर करें, फिर सेकंड स्टेज के ऊपर जाके देन मेक इट टफर। इंक्रीमेंटली आप करते जाएं, आप अलाउ करते जाएं। अभी जाके मुकम्मल तौर के ऊपर अगर मैं लॉर्ड्स या बर्गरी वकील मैंने सारे के सारे 200 अलाउ कर दिए तो ये भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी, बिकॉज ये बहुत अवामी चीज़ है। वकालत का हुस्न और आर्ट ही और ये चीज़ ही ये है कि अवाम के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। और आई एम नॉट हेयर टू एक्चुअली, चंद दोस्त मुझे भी बर्गर कहेंगे, मैं अपनी क्लास के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दूसरों की भी मदद करने की, हर नौयत के लोगों को यहाँ पे अलाउ करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट वेरी क्लियर, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनकी ट्रेनिंग और उनकी सहूलत के लिए भी फैसिलिटीज़, जॉब प्लेसमेंट कैसे करते हैं उनको सिखाया जाए, फिर उसके बाद जाके थोड़ी सी सख्ती वगैरह करनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इनपुट। इट रियली काउंट्स, बहुत हमें फ़ायदा हो रहा है। आई एम अ लेमैन, तो इसका फ़ायदा हो रहा है, हमारे जो सुनने वाले हैं, मेरा ख्याल है देखने वाले, उनको भी फ़ायदा हो रहा होगा। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑन दिस नोट इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।